हुआ है रिकॉर्डिंग स्टार्ट? हो गया सर। ओके, चलो म्यूट कर लो। गुड इवनिंग टू सबको। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं देखो तो थोड़ा। हो गया। ओके, शिवम तू तो मत को ओपन कर, तेरा बहुत गाड़ी का आवाज है तेरे बैकग्राउंड में। तो एकदम अनम्यूट रहना, लास्ट में बात करना। तो बहुत गाड़ी का साउंड है तेरे वहाँ। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग जीएसटी का काफ़ी सारा हिस्ट्री तो जान लिए थे। आज भी जीएसटी में हिस्ट्री तो डिटेल्स में नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री लास्ट क्लास में डिस्कशंस कर चुके थे। आज कुछ फैक्ट्स है ऐसा जो हम लोगों को जीएसटी में जानना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को आइडिया है थोड़ा भी कि पहले जीएसटी से पहले वैट हुआ करता था, याद है आप लोगों को? अगर आप लोग पढ़े भी नहीं हो तो कम से कम दिए तो होंगे। मतलब कोई भी गुड्स परचेज हम लोग कभी भी करते हैं, आप सबको पता है कि कोई भी एक पैकेजिंग गुड्स, ठीक है, चलो एक अगर एक मैगी का पैकेट ही क्यों ना हो, एक पेप्सी कोक भी क्यों ना परचेज करते हो, ठीक है, वॉट एवर पैकेजिंग गुड स्पेशली, उसमें क्या लिखा रहता था? पहले पहले लिखा रहता था इंक्लूसिव ऑफ वैट, और ऐसा लिखा रहता था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसा करके लिखा रहता था। तो ये वैट या फिर सीएसटी, ये ज़माना तो गया, ठीक है। लेकिन ये वैट सीएसटी का स्टोरी था जो 2017 तक, 2017 का जून तक ये रहा था इंडिया में। लेकिन 2017 के जुलाई मंथ से, आप लोगों को याद होगा, जुलाई मंथ से ये जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से इंडिया में पधारा, मतलब इंडिया में आया, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। तो ये पहले का सारा टैक्स खत्म होके एक वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट में जीएसटी को इंडिया में वेलकम किया गया। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में काफ़ी चर्चा किए थे कि कैसे क्या जीएसटी करता है, नहीं करता है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन आज थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट में बात करते हैं। चलो ज़्यादा इधर उधर का बात ना करके एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं। ध्यान से देखना, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप देखो गौर से, तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो फीचर्स है उसमें इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, सबसे पहले क्या लिखा, एन इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। हाँ, क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है? डिंकी, ज्योति, सोइकत, आ रहा है हाँ आप सर, आ रहा मेरा? है। ओके, जी सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है। और भी 2-3 जन ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि सबसे मेन जीएसटी का सबसे बड़ा बात क्या है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मतलब अपना जो गवर्नमेंट चलता है ना कंट्री का, ये गवर्नमेंट का पैसा जुगाड़ करने में बहुत काम आता है, ठीक है, ये जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज फॉर गवर्नमेंट्स। मतलब हम लोग जानते हैं दो तरह का टैक्स है। एक है आपका इनकम टैक्स, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग पॉपुलरली जीएसटी के नाम से जानते हैं करेंटली। इस दोनों में से इनकम टैक्स से ज़्यादा पैसा, इनकम टैक्स जो डायरेक्टली नॉर्मली हम लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, बट उससे ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स
दैट इज जीएसटी से आता है। तो यहाँ से एक बात तो बहुत क्लैरिटी है कि फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी इज मच मोर पॉपुलर देन इनकम टैक्स। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू, देखो भाई एक चीज हमको सब लोगों को पता है कि जहां गुड़ है, ठीक है, उसी में ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, है ना। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने से पहले सब कोई शौक से करता है ऐसा तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारा लोग पैसा के लिए भी करता है, ठीक है, लेकिन शौक से करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मनी जहां है, वो बोलते हैं ना मनी है तो हनी है, तो ये जीएसटी सबसे ज्यादा मनी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। तो इसलिए करेंटली जीएसटी लेवल का वर्क बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इनकम टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट को जिससे ज्यादा पैसा मिलता है गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे, है ना। ये बात तो आप लोग मानते होंगे, ऑब्वियसली मानोगे। तो government worldwide and continue to grow as more countries move to consumption-oriented tax regimes. In India, indirect taxes contribute more than 50% of the total tax revenues of the central and state government. मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज दिल्ली, ठीक है, जो दिल्ली से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब ईच स्टेट गवर्नमेंट, लाइक हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं अभी करेंटली, ठीक है, कोई पंजाब से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई आपका बिहार से होगा, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का जो भी रेवेन्यू अर्निंग होता है, इनकम जो होता है, उसका 50%, मतलब टोटल जो टैक्स रेवेन्यू है उसका 50% से भी ज्यादा जीएसटी से कलेक्ट होता है। सर एक बार दिखाई दो ना कि जीएसटी से इंडिया कितना कमा कर, मतलब इनकम कर लेते हैं। चलो एक बार देख ही लेते हैं, बात जब उठा तो देख लेना चाहिए, तब आपको अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट जीएसटी से क्या कमा लेते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार जीएसटी रेवेन्यू। स्टेट वाइज अच्छा, ये एक मैंने फिगर निकाला 2014 से 19 का। ये है आपका लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आप लोगों को दिख रहा है क्या, चार्ट दिख रहा है ना। ये जीएसटी का तो नहीं आया, ये आपका आया टोटल टैक्स, मतलब टोटल जो आप लोग को आइडिया लगा सकते हो कि 2014 से लेके 2019 तक, ठीक है, 2014 से लेके 2019 तक इंडिया टोटल कितना टैक्स कलेक्शन किया है, दैट इज 30,331 बिलियंस। उसमें सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर सकता है करेंटली महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वो अलग हुआ है ना, ठीक है, पहले पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अभी दोनों स्टेट का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक साथ ही है। 3234 बिलियन। हाँ, क्या आप लोग देख पा रहे हो? हेलो। हाँ सर। ओके, मतलब यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि स्टेट का जो डेवलपमेंट है ना, स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो मेनली किससे डिपेंड करता है। टैक्स रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह रखता है, क्योंकि वहीं से गवर्नमेंट अपना काम करेगा, स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो जीएसटी का कलेक्शन होता है उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 में है। आंध्रा देखो ये सब बिलियन में है। आंध्र प्रदेश 3234, उत्तर प्रदेश 2964, स्टेट बड़ा है ये सब। दिल्ली छोटा है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन काफी अच्छा बिजनेस होता है दिल्ली में, 2958। तमिलनाडु 2734, कर्नाटका 2526, गुजरात 1796, वेस्ट बंगाल 0.8 पे है 1699 बिलियन, राजस्थान 1507, केरला 1382। इससे आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि स्टेट वाइज बिजनेस का सिचुएशन आपको एक समझ में आ जाएगा। जहां जितना बिजनेस ज्यादा होगा वहां पर जीएसटी कलेक्शन उतना अच्छा होगा, है ना। सबसे कम अगर हम देखें तो दैट इज सिक्किम, स्टेट भी बड़ा छोटा है, फिर भी 13.68 बिलियन, काफी छोटा स्टेट है। मिजोरम 15.47। सर मणिपुर कहाँ है, 26.85।
ठीक है, ये मणिपुर 26 में है, अरुणाचल 27.1। बिजनेस का सिचुएशन उतना भी अच्छा नहीं है करेंटली। बाकी आप देख सकते हो बिहार का हालत देखो 370, बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, इट्स अ बिग स्टेट, बंगाल से भी बड़ा है, बट सिचुएशन इज नॉट गुड इन बिहार, बहुत ही हालत खराब है, स्टेट के पास पैसा है नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा खराब, मतलब क्राइम बहुत होता है उधर, ठीक है, हालत बहुत खराब है। ओडिशा 662, नॉट अ गुड कंडीशन। झारखंड 707, छत्तीसगढ़ 724। पंजाब का सिचुएशन अच्छा होना चाहिए था, कंपेरेटिवली अभी लो है। मतलब ये एक आइडिया आपको मिल रहा है कि कितना गवर्नमेंट ने टैक्स के थ्रू से कमाया, और ये जो टोटल टैक्स आप लोगों के सामने है, इसका 50% से भी ज्यादा जीएसटी से कलेक्शन होता है। ये मैंने आपको 2014 से लेके 19 का डेटा शेयर किया, 14 से लेके 19 का, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तो ये एक आइडिया आपको मिला। और जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें मार्च में इंडिया ने इतना मोटा मोटी मार्च में इंडिया आपका नियर अबाउट 97,597 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया था, मतलब कोविड से पहले, ठीक है। तो ये इंडिया का करंट सिचुएशन है, जो आपको एक आइडिया ज़रूर मिल रहा है। ओके, ऐसा डेटा में और भी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है, लेकिन करेंटली कुछ और बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूरा समझ में आया होगा। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस, इट इज लेवाइड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब कब हम जीएसटी मतलब लिवाई कर सकते हैं, मतलब जीएसटी कब लगा सकते हैं, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम लोग परचेस करते हैं, जब सेल करते हैं, जब इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये सिचुएशंस में। हेंस इट इज आल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन। जीएसटी का दूसरा नाम है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जीएसटी का दूसरा नाम है कमोडिटी टैक्सेशन। इट इज आल्सो लिवाइड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स पे होता है, सर्विस पे भी होता है। और जीएसटी इज द फर्स्ट टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया जहां गुड्स एंड सर्विस को अलग नजर से देखा नहीं गया। आप लोग समझ पा रहे हो ना? जैसे पहले सर्विस के लिए अलग सर्विस टैक्स होता था, आई थिंक यू ऑल नो दैट। पहले सर्विस के लिए सर्विस टैक्स अलग से होता था, ठीक है, 13% के आसपास का टैक्स होता था सर्विस टैक्स। लेकिन जीएसटी इज द फर्स्ट टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया जिसमें गुड्स एंड सर्विस को, गुड्स के लिए अलग टैक्स, सर्विस के लिए अलग टैक्स, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली अलग सर्विस के लिए टैक्सेशन स्लैब ऑब्वियसली है, लेकिन गुड्स और सर्विस में उतना बाइफर्केशन नहीं किया गया, ठीक है, उतना ज्यादा बाइफर्केशन नहीं किया गया कि डिफरेंशिएट नहीं किया गया। ओके, तो ये एक दूसरा था टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस। जीएसटी का ये सब क्या चल रहा है, फीचर्स चल रहा है। थर्ड पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। जीएसटी में बर्डन शिफ्ट होता है। There is a clear shifting of tax burden in respect of indirect taxes. For example, GST paid by supplier of the goods is recovered from the buyer by including the tax in the cost of the commodity. आप लोगों को लास्ट दिन एक सम्स कराए थे, आपको याद होगा आप लोगों को, कि उसमें में हम लोगों ने ये सीखे थे कि एक ऐसा कोई मतलब बंदा था, ए ने बी को सेल कर रहा था, फिर बी ने सी को सेल कर रहा था। तो जब ए मैन्युफैक्चर करके बी को दे रहा था, तो बेसिकली बी ए से टैक्स कलेक्ट कर रहा था, फिर बी जब सी को सेल कर रहा था तब सी बी को टैक्स दे रहा था। मतलब ए बी और सी के बीच में अगर बात किया जाए तो ए अगर मैन्युफैक्चर करके इसको दिया तो बी उसको होलसेल करके सी को दिया, फिर सी इसको रिटेल करके डी को दिया। तो ए ने जो ए का टैक्स कलेक्शन किससे होगा, टैक्स का मतलब जीएसटी का जो मूवमेंट होगा वो बी ए को देगा, ठीक है, सी बी को देगा और फिर डी सी को देगा। सॉरी, अल्टीमेटली डी जो है ये सी को तो नहीं देगा, ये फाइनल कंज्यूमर होगा, ठीक है। ये डी जो है ये बेसिकली हम लोग हैं, कस्टमर्स, ठीक है, जो फाइनल कंज्यूमर होगा, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा। लेकिन एक चीज आप लोग देख पा रहे हो कि ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये शिफ्ट होके बार्डन शिफ्ट कर रहा है। मतलब अकेला कोई अपने कंधे पे पूरा टैक्स का बार्डन नहीं लेगा,
ए एक बंदा होगा, फिर बी एक बंदा होगा, फिर सी एक बंदा होगा, और फिर डी जो है ये डोंकी बोल सकते हो, गधा। गधा मतलब कौन? कंज्यूमर। ठीक है, गधा मतलब कंज्यूमर, क्योंकि ये पूरा बार्डन खुद लेता है। कंज्यूमर हम लोग सब कोई है, तो पूरा बार्डन इसी के ऊपर आता है। पूरा जीएसटी का अगर 18% होता है ना, तो 18% का जीएसटी इसी को तो देना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको डी डी फॉर डोंकी। ठीक है, ये डोंकी है, गधा होगा तभी तो, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हम लोगों को, मतलब गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अल्टीमेटली बार्डन ये लेता है, लेकिन ये लोग अपना बार्डन इसके शिफ्ट कर रहा है, इसका बार्डन इस पे शिफ्ट कर रहा है, तो ये अपना बार्डन शिफ्ट करते जाता है। अपने कंधे पे अकेला इतना नहीं लेगा, तो बार्डन शिफ्टिंग करते जा रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ बार्डन क्या होता है जीएसटी में? हाँ सर। ओके, तो ये था शिफ्टिंग ऑफ बार्डन, ये भी जीएसटी का एक बहुत बड़ा एक फीचर्स है। The GST paid by the supplier of the goods is recovered from the buyer by including the tax with the cost of the commodity. Okay. No perception of direct pinch. No perception of direct pinch. ये क्या है? मतलब आपको डायरेक्ट पिंच नहीं करेगा, मतलब कोई अकेला पूरा बार्डन नहीं उठाते ना, इसलिए ये परसेप्शन नहीं है कि डायरेक्ट पिंच होगा, सिर्फ कस्टमर छोड़ के कंज्यूमर को पूरा पिंच करना पड़ता है। सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम द टैक्सपेयर पेज द सेम विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट ही इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। यस, ये तो हम लोग भी समझ सकते हैं ना। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं, सिंपली एक स्मार्टफोन का ही जब हम लोग देखो ना, एक स्मार्टफोन जब परचेस करने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये चलता है क्या कि सरकार को टैक्स कितना देना पड़ेगा स्मार्टफोन परचेस करने के टाइम पे? सपोज आईफोन का भी क्या चल रहा है, आईफोन का भी 11 प्रो क्या प्राइस है, देखो, देख पा रहे हो? हेलो, आप लोग देख पा रहे हो? बताओ ना। हाँ सर। ओके, ये देखो, ये रिलायंस डिजिटल में 64 GB का दाम बता रहे 1,06,600। मोबाइल में मोस्ट प्रोबेबली 18% जीएसटी है ना? तो जस्ट इमेजिन करो, इसके अंदर 18% जीएसटी छुपा हुआ है। ये फोन कंपनी आपको अलग से नहीं बोलता कि 18% जीएसटी अलग से मुझे दो। ठीक है, तो ये जो 1,06,600 है, जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। लेकिन क्या हम लोगों को समझ में आता है कि ये फोन परचेस करने के टाइम पे कि हम गवर्नमेंट के घर में इतना पैसा जमा कर रहे हैं एक फोन परचेस करने के टाइम पे? नहीं। तो बेसिकली ये भी जीएसटी का एक बहुत बड़ा फीचर है इनडायरेक्ट टैक्स का, कि ये पिंच समझ में ही नहीं आता, मतलब तुम्हें कब चूटी काट के चला गया, बट तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुमको कितना जोर से काटा। हल्का काटा, जोर से काटा, मतलब हल्का काटना मतलब अगर टैक्स 5% स्लैब में है, ठीक है, तो हल्का चुटी मतलब हल्का पिंच है। अगर टैक्स 12% स्लैब में है, थोड़ा जोर का। 18 में स्लैब के है, और जोर का। 28 के स्लैब में है, तो और बहुत जोर का झटका लगा। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से झटका तो लगा देते हैं, बट हमें हमेशा समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि उतना सोचते नहीं है हम लोग, डायरेक्टली इसका दाम ही मान लेते हैं कि अच्छा होगा, फोन का दाम ही इतना होगा, इसमें टैक्स अंदर में है, ये उतना हम लोग फाइंड आउट करते नहीं है। आम इंसान का बात कर रहे हैं, कंज्यूमर का बात कर। तो ये एक हम लोग को फीचर्स दिखाई दिया कि ये पिंच जो होता है वो परसेप्शन समझ में ही नहीं आता। आई होप कि ये जिस तरह से हम लोग फीचर्स को एग्जाम्पल वाइज देख रहे हैं, आप लोग फीचर्स भूलोगे नहीं। अगर फिर भी भूल जाते हो, या तो मेरा किस्मत खराब या तो आप लोग। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। पॉइंट नंबर 5, इन्फ्लेशनरी टैक्स इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज कॉजेज ऑन ऑल राउंड प्राइस स्पाइरल, है ना? ये तो है, मानना तो पड़ेगा, ऐसे ही महंगाई है। अच्छा, पेट्रोल डीजल का कुछ हुआ, कुछ दाम बढ़ने का बात हुआ? दाम बढ़ गया ना पेट्रोल डीजल का, सैकत या शिवम, कुछ भी बताओ यार। हाँ बढ़ गया। कितना दाम चल रहा है अभी? 100? बढ़ गया। नहीं उतना नहीं है। पेट्रोल का सुन रहे थे कि 100 के आसपास चला जाएगा।
नहीं, डीजल ज्यादा 80 हो गया चल रहा है। पेट्रोल से। कितना हुआ पेट्रोल का? 80 प्लस पेट्रोल तो 80 है। चल रहा है और 77 डीजल चल रहा है। पेट्रोल प्राइस 81 का दाम बढ़ा ना पहले से। तो बेसिकली अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है ये भी हो सकता है कि ये पेट्रोल को 100 के उस पार न लेके चले जाए। ठीक है, ऐसा भी होने का चांसेस बताया जा रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब हम लोग तो एकदम चिल्ला हल्ला चालू कर देंगे। ठीक है, एक मिनट रुको। तो ये ना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो मैं बोल रहा था कि ये जो पेट्रोल का दाम अगर बढ़ जाएगा, ये ओवरऑल इन्फ्लेशन तो क्रिएट कर देगा ना। ऐसे है, पेट्रोल या डीजल, स्पेशली डीजल का अगर बात करें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में इंडिया में स्पेशली। क्योंकि डीजल का प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है, ये अलग बात की डीजल पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर टैक्स तो बढ़ता है ना, तो उसमें एक हो जाता है। तो ऐसे ही सिंपल मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट में टैक्स लग जाता है, जब भी कोई प्रोडक्ट में जीएसटी लग जाता है, तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ मतलब ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही उसका दाम ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो एक महंगाई क्रिएट तो कर ही देता है। अगर उसमें जीएसटी नहीं लगता तो शायद वो महंगाई नहीं क्रिएट होता और उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता। लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते, सरकार को भी इनकम करने का एक जरिया चाहिए, इसीलिए वो इस तरह से प्रोडक्ट से ही टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये जीएसटी जो है ये इन्फ्लेशनरी है। जो इन्फ्लेशन वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का दाम को बढ़ा के करते हैं टैक्स को इम्प्लीमेंट करके। Point number 6, wider tax base. Unlike direct tax, the indirect tax have a wide tax base. Majority of the product or service are subject to indirect taxes with low thresholds. ठीक है, मतलब इसमें टैक्स बेस काफी वाइडर है, मतलब हम लोग अलग अलग टाइप में टैक्स लगा सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स, हर तरह का प्रोडक्ट में टैक्स है। तो सर गवर्नमेंट के पास आप जितना तरह का प्रोडक्ट और सर्विस, जितना तरह का, आजकल तो क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में नहीं मिलता, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा भी सर्विस आजकल मार्केट में उपलब्ध है, ऐसा प्रोडक्ट भी मार्केट में उपलब्ध है। मतलब एक नॉर्मल इंसान यही सोचते होंगे कि सिर्फ नेसेसिटीज या जोर से जोर कंफर्टेबल गुड्स, ठीक है, नेसेसरी गुड्स या फिर कुछ कंफर्टेबल गुड्स या फिर लग्जरी गुड्स। लेकिन आजकल तो कंफर्टेबल और लग्जरी के नाम पे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट भी बिकता है ना, तो गवर्नमेंट को भी नजर आया, जानते हो ना, वो भी आइडेंटिफाई किया, और वो सब गुड्स पे भी, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, वो सब गुड्स पे भी गवर्नमेंट को अलग से मतलब एक इनकम हो जाता है। तो ऐसा ऐसा गुड्स भी मार्केट में आ गया है। तो जितना अलग अलग सर्विस और गुड्स के बारे में इंसान सोचेगा, उतना सारा जगह में सरकार टैक्स लगाएगा, जीएसटी लगाएगा और सरकार का इनकम टैक्स बढ़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जितना सर्विस एंड गुड्स पे हम लोग करेंगे, उतना उस गवर्नमेंट के लिए वाइडर टैक्स बेस होगा। ठीक है, तो वाइडर का मतलब यही है। इनकम टैक्स में इतना ज्यादा वाइड नहीं है। इनकम टैक्स में क्या है, आप लोगों को पता होगा कि इंडिविजुअल्स के लिए एक टैक्स स्लैब्स होते हैं, कंपनी के लिए, फार्म के लिए, बस अलग अलग एक टैक्स स्लैब होता है। लेकिन इतना सारा प्रोडक्ट में इतना सारा टैक्स एंड सर्विस, ये कुछ ज्यादा ही वाइडर बेस हो जाता है। तो ये भी एक जगह है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जीएसटी में गवर्नमेंट को मौका मिलता है। प्रोमोट सोशल वेलफेयर, ऑब्वियसली इतना सारा टैक्स कलेक्ट करके सरकार क्या करेगा, कोई हम लोग जरूर गुस्से से बोल सकते हैं कि पार्टी वेलफेयर में डाल देगा। सर ठीक है, पार्टी वेलफेयर में डालना है डालने दो, पार्टी भी चलने के लिए डोनेशन लेता है बड़े बड़े बिजनेस से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज सीन गुड्स। प्लीज इसको पॉइंट डाउन करना, सीन गुड्स किसको कहते हैं इन एज पर जीएसटी। हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट, अल्कोहल इज फुल्ली हार्मफुल टू अस। बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि अल्कोहल बहुत अच्छा काम करता है। इवन आजकल तो जो लोग कोरोना होने के बाद जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं,
क्योंकि अल्कोहल से हाथ धोने से मतलब वो वायरस चला जाता है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं तो अल्कोहल लेता ही हूँ तो मेरा कोरोना हो ही नहीं सकता। वो पेट में ले रहा है, हाथ में नहीं, और वो अल्कोहल कोरोना के बजाय कुछ और ही कर देगा उसको, ठीक है। तो जो भी हो, ये कुछ मिसकंसेप्शन है, बट वो सीन गुड्स है, तो इसलिए सरकार उस पे टोबैको प्रोडक्ट लाइक सिगर, ठीक है, सिगर या सिगरेट जो भी नाम दो आप लोग, ये सब में क्योंकि ये हार्मफुल है तो गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स इस पे लगाते हैं। दिस नॉट ओनली चेक्स देयर कंजम्पशंस बट आल्सो एनेबल्स द स्टेट टू कलेक्ट सब्सटेंशियल रेवेन्यू। ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लिकर शॉप में भीड़ हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था पैसा, तो उसने टैक्स को बढ़ा के, जीएसटी नहीं लगता है लिकर पे लेकिन स्टेट टैक्स तो है उस पे, तो इस तरह से वो अपना इनकम को बढ़ाते हैं। और इनकम बढ़ा के ये कोविड के लिए फाइट करने के लिए जो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था कोविड-19 के साथ, तो वो सोशल वेलफेयर का ही पैसा था। या फिर आमफान में, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल में एंड उड़ीसा में, जो आमफान में जो, या उम्फून जो भी नाम दो, ठीक है, आमफान में जिस तरह का लॉस हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, उसके लिए भी गवर्नमेंट नीड्स लॉट्स ऑफ रेवेन्यू एंड मनी। तो अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स का रेवेन्यू नहीं आएगा तो गवर्नमेंट किस तरह से या आमफान में सोशल वेलफेयर करेगा। तो ये भी एक रीजन है कि जीएसटी या टैक्स के थ्रू से हम लोग सोशल वेलफेयर को बढ़ा सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लैरिटी हो जा रहा है कि किस तरह से जीएसटी अपना फीचर्स के साथ काम करते हैं। रिग्रेसिव इन नेचर, ये भी थोड़ा देख लो। रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव दोनों चीज यूज होता है। Regressive why? Generally, the indirect tax are regressive in nature. The rich and the poor have to pay the same rate of indirect tax on certain commodities of mass consumptions. This may further increase the income disparities between the rich and poor. है ना, ये चीज भी देख लो। ये सच में ये बहुत ही मतलब गजब का एक सिचुएशन है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, बड़े मतलब जो रिच है, प्रोग्रेसिव नेचर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव, ये बहुत ही एक मतलब एक सिस्टम है, रिग्रेसिव सिस्टम और प्रोग्रेसिव सिस्टम, ये अलग अलग कंट्री यूज करता है। कोई प्रोग्रेसिव सिस्टम यूज करता है और कोई रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, रिच पे हाई टैक्स, जो नॉर्मली इनकम टैक्स में यही वाला होता है, प्रोग्रेसिव होता है, रिच पे हाई टैक्स और पोर पे लो टैक्स, ठीक है। रिच पे हाई टैक्स, पोर पे लो टैक्स और नो टैक्स, लो टैक्स और नो टैक्स। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस करता है तो उस पर सारचार्ज लगाया जाता है ना। अगर किसी का इनकम 1 करोड़ को क्रॉस करता है तो उस पर भी सारचार्ज लगाया जाता है, 10%, 15%। हाँ, इस तरह से अगर 2.5 करोड़ भी क्रॉस कर जाए तो और सारचार्ज बढ़ के 25% तक सारचार्ज है। अभी गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स में मैक्सिमम 42.7% का इनकम टैक्स में गवर्नमेंट चार्ज लगाते हैं, लेकिन वो किसके लिए, हायर इनकम ग्रुप के लिए, सुपर रिच के लिए। लेकिन अगर आप पोर हो, अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हो, ठीक है, कैसे समझ में आएगा, अगर किसी का इनकम एनुअली 5 लाख का है, ठीक है, एनुअल इनकम 5 लाख, ठीक है, तो उसको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास माना जाता है। तो ये एनुअल इनकम 5 लाख पे उनको टैक्स रिलीफ मिलता है, हाँ, 12,500 के आसपास का टैक्स रिलीफ मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है अलग से। मतलब अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हो तो गवर्नमेंट आपको टैक्स रिलीफ तक देते हैं एग्जेम्पशंस के थ्रू से। तो बेसिकली ये प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेशन सिस्टम है। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेसिव समझ में आया तो आई थिंक अब अभी रिग्रेसिव भी समझ जाओगे। ये प्रोग्रेसिव समझा रहे थे ना, क्या प्रोग्रेसिव सिस्टम समझ में आया आप लोगों को? अब रिग्रेसिव सिस्टम में क्या है, रिग्रेसिव सिस्टम कैसे काम करता है, एक लक्स का साबुन, ठीक है, एक लक्स का साबुन या फिर एक वीवेल या फिर आप कुछ भी और भी प्रोडक्ट ले सकते हो, जो भी प्रोडक्ट आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे वो महंगा प्रोडक्ट हो चाहे वो सस्ता प्रोडक्ट हो, ठीक है। एक मैगी का पैकेट, आज अगर जो रिच है, ठीक है, जो 1 करोड़ कमाते हैं, मैगी वो भी खाते हैं, और जिसका इनकम 10,000 का है, मैगी वो भी कंजम्पशन करते हैं। लेकिन मैगी को कंजम्पशन करते वक्त 10,000 वाला जो इंसान है वो भी जितना टैक्स पे किया, अगर मैगी पे 5% टैक्सेशन है, लेकिन मतलब जो 1 करोड़ इनकम करते हैं वो भी 5% ही टैक्स किया। सिमिलर वे में अगर किसी गुड्स में 28% टैक्स है तो रिच भी जितना टैक्स दे रहा है, पोर भी तो उतना ही टैक्स दे रहा है। हेलो, क्या रिग्रेसिव नेचर क्लैरिटी ला रहा है ना? ये रिग्रेसिव नेचर है। इसमें क्या होता है, जो रिच है उनको तो दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो पोर है उसको पिंच करता है, उसको बहुत पिंच करता है, और ये एक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है रिच एंड पोर के बीच में, क्योंकि गरीब और गरीब हो जाते हैं, पोर को फर्क नहीं पड़ता। तो ये जीएसटी सिस्टम का ये एक मतलब खराबी है, लेकिन ये भी एक मुश्किल का भी पॉइंट है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स बनाओगे तो ये सिस्टम बहुत ही मुश्किल वाला हो जाएगा एंड एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाएगा। क्या लक्स साबन, मतलब आप दुकान में जाओगे, शॉप में जाके पूछोगे लाख साबन, तो दुकानदार आपको पूछेगा भैया आप रिच इनकम से हो या पोर इनकम से, मतलब अगर आप ज्यादा कमाते हो तो आपके लिए 18% टैक्स, तो आपको हमेशा ना इनकम टैक्स का प्रूफ लेके घूमना पड़ेगा, और अगर आप पोर हो तो आपके लिए 5% टैक्स। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, एक चीज है, गवर्नमेंट अपने तरह से कोशिश करता है, जैसे इंडिया का जो सिस्टम है आप लोगों को पता होगा, इंडिया में कैसे इकोनॉमिकल सिस्टम चलता है बताओ तो, इंडिया में कौन सा इकोनॉमी सिस्टम चलता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। थैंक यू। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम चलता है। क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम में चलता है, इसलिए इंडिया में ये प्रोडक्ट लेवल में जो प्रॉब्लम है कि एक प्रोडक्ट, अगर मानो कि प्रोडक्ट 1 लाख का है, अगर वो चीज एक मिडिल क्लास को भी चाहिए तो उस पर अगर 28% का जीएसटी है सपोज, तो 28,000 वो जीएसटी रिच भी दे सकता है, लेकिन अगर यही जीएसटी एक पोर या मिडिल क्लास को देना पड़ता है तो उसको बहुत जोर का झटका लगता है कि 1 लाख का प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन उस पर 28%, 28,000 का अलग से टैक्स देना है, जिसके साथ मेरा प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं, तो वो उसको बहुत जोर का मुश्किल करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ सेक्टर्स मिडिल क्लास या पोर के लिए अलग से चलाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा राशनिंग सिस्टम, ये पीडीएस के थ्रू से जो खाना वगैरह सरकार देते हैं सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है। राशन दुकान आप लोग देखे होंगे, आप लोग जो भी एरिया में रहते हो वहां पर राशन का शॉप आपको दिखता है। तो इंडिया जैसा कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए और इस तरह का बाइफर्केशन जो बिल्डअप हो जाता है, स्पेशली उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल में अगर कोई पड़ता है तो वो गरीब लोग पड़ता है। अब कोई बोलेगा सर मानो किसी को एक लैपटॉप खरीदना है, अब लैपटॉप का दाम 1 लाख है, अब एक गरीब को भी लैपटॉप का जरूरत है। अभी देखो ना, लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन है, पैंडेमिक फैला हुआ है, डे बाय डे कोरोना का केसेस बढ़े जा रहा है। हाँ, करेंटली इंडिया में ऑलरेडी 5 लाख के आसपास का केस हो गया, ऑलरेडी इंडिया में 5 लाख का कोविड का केस ऑलरेडी ऑफिशियली है, मतलब बिना टेस्टेड, मतलब सॉरी टेस्ट के बाद। और आप लोगों को पता होगा कितना टेस्ट इंडिया में पॉसिबल है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन ऐसे सिचुएशन में, सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां 5 लाख कोविड का केसेस ऑलरेडी है, ऐसा हालत में जो एग्जाम वगैरह लेने का बात चल रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, जानते हो सीए इंस्टीट्यूट पे केस किया है, सीए इंस्टीट्यूट पे सुप्रीम कोर्ट पे केस दर्ज किया, पता नहीं क्या फैसला होगा। केस क्या दर्ज किया कि ये जो ऑप्ट आउट स्कीम किया तो इसी के अगेंस्ट में कि ऑप्ट आउट वैलिड स्कीम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहना है, जिन्होंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि जो रिच है वो अपना प्रोटेक्शन ले सकता है, वो कोई ग्रीन जोन में रहता होगा या फिर वो मतलब ऐसा एरिया में रहता होगा, वो कैसे भी करके अपना पर्सनल कार से, ठीक है, अपना पर्सनल पीपीई किट के थ्रू से वो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी ले सकता है। लेकिन जो लोग एक रिमोट एरिया में रहते हैं, ठीक है, रिमोट एरिया में रहते हैं, पैंडेमिक में उधर चला गया, क्या वो सीए स्टूडेंट नहीं है? तो क्या ये सीए स्टूडेंट सिर्फ रिच लोगों के लिए एग्जाम कंडक्ट करना चाहता है? जिनके पास पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, हाँ, ट्रेन बस, इस तरह से वो एग्जाम देने आता है। क्या हर एक फैमिली के लिए पॉसिबल है पर डे 1000 रुपीज करके कार का हायरिंग करना? अगर 4 एग्जाम है तो 4 दिन में 4000, ऐसा हो जाता है। अगर उसका फैमिली इनकम 10,000 का है मंथली और उसके लिए एक मंथ पे 4000 खर्चा करना पॉसिबल है एग्जाम देने आने के लिए? तो इंस्टीट्यूट ने बताया कि जिसको देना है दो, जिसको नहीं देना है वो ऑप्ट आउट कर सकता है। ये कैसा बात हुआ? अगर एक कंट्री का एग्जाम है तो सबके लिए नियम समान होना चाहिए ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। मुझे बात अच्छा लगा, जानते हो ना, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि सच में तो अगर स्टूडेंट एक भी, गरीब बच्चा भी स्टूडेंट है, रिच बच्चा भी स्टूडेंट है, लेकिन क्या कंट्री सिर्फ रिच के लिए चलेगा? लेकिन इंस्टीट्यूट ने डिसीजंस कुछ ऐसा ही लिया। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या बताएगा, किसके फेवर में बोलेगा। मेरे हिसाब से
मेरा पर्सनल मानना है, इंस्टीट्यूट को इतना नाटक क्रिएट करना ही नहीं चाहिए था, स्पेशली सीए इंस्टीट्यूट। इसको देख के फॉलो करके सीएस ने भी सेम रूल बनाया। सीएमए ने अभी तक तो कुछ बताया नहीं, सिर्फ एग्जाम को पोस्टपोन किया एक बार, उसके बाद सीएम इंस्टीट्यूट ने और कुछ बोला नहीं, और उसको पता ही है कि ये सब ऑप्ट आउट का झमेला में कोई जाने का जरूरत नहीं है, चुपचाप जब होगा नहीं गवर्नमेंट रेगुलेशन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के साथ ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जो होने वाला है। ठीक है, ये तो पूरा दिख रहा है कि एग्जाम कॉन्डक्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन का बात मैं कर रहा था। ठीक है, तो मिक्स सिस्टम है, तो मिक्स सिस्टम में इंडिया में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, लेकिन इसके लिए इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉलो करता है ताकि वो सर्विस दे सकता है। ठीक है, मिक्स सिस्टम में सर्विस दे सकता है, अगर प्रोडक्ट नॉर्मल केस में नहीं दे सकता तो कम से कम उस केस में वो राशन सिस्टम वगैरह करके दे सकता है। तो जो भी हो, कुछ पहलू था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, बाद में इंस्टीट्यूट का भी कुछ बात बता दिया। अच्छा, मुझे बस इतना बता दो, रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर एकदम क्लैरिटी है कि नहीं? हाँ सर। ओके, अच्छा एक चीज देखो, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये जेनेसिस का मतलब बेसिकली यही है, आप बस एक इसका रूट देख लो कि ये जीएसटी इंडिया में कब आने वाला था और कब कब चालू हुआ। ठीक है, देखो बाय 30th जून, हिस्ट्री एकदम सिंपल, 30th June 2017 all states and union territories have passed their respective SGST and UTGST acts except जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर पे ये जो 370 का जो सेक्शन का खेल है वो तब लागू नहीं हुआ था, क्योंकि 370 तो अभी जस्ट लागू हुआ है। With effect from 1st July 2017 and historic indirect tax reform GST was introduced. GST law was extended to Jammu and Kashmir on 8 July 2017. अच्छा, उसी के साथ साथ 8 जुलाई में ये जीएसटी जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड हो चुका था। लेकिन इसका स्टोरी कहाँ से चालू होता है और कहाँ खत्म होता है, जस्ट देख लो। ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत ही वाइटल एरिया है। ठीक है, तो एकदम अनटर्न मत करना कि सर ये सब तो इजी पॉइंट है, लेकिन यही सब छोटा छोटा पॉइंट ना छूट जाता है, एकदम इग्नोर मत करना। इन द ईयर 2000 देन द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे 2000 के टाइम पे आई थिंक चिदम्बरम, अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी या हाँ या फिर हाँ अटल जी थे, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप ए कमिटी टू डिजाइन ए जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशंस 2000 के बाद 2006 में, ठीक है, 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। ठीक है, announcement by Union Finance Minister during budget 2006-7 that GST would introduce from 1st April 2010। उसने बता दिया जीएसटी 2010 से इंट्रोड्यूस होगा। बात हुआ था वाजपेयी जी के टाइम पे, अटल बिहारी जी के टाइम पे। फिर 2006 में सेकेंड टाइम बात किया चिदम्बरम ने। द कॉन्स्टिट्यूशन ने 122nd अमेंडमेंट बिल, प्लीज ये सब याद रखना कि कौन से बिल में अमेंडमेंट किया, इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा 2014 में। 2014 में 122nd अमेंडमेंट बिल में, कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd अमेंडमेंट बिल में इसके बारे में बताया गया। फिर अगस्त 2016 में द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड। 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट में इसको एनेक्ट किया गया। उसके बाद 2016 के बाद 2017 में, 2017 के मार्च में, ठीक है, सॉरी सितंबर 2016 में पहला जीएसटी काउंसिल बनाया गया। पहला जीएसटी काउंसिल बनाया गया सितंबर 2016 में। फिर मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स जीएसटी एसजीएसटी, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि जीएसटी क्या क्या होना चाहिए। तब वहीं पर रिकमेंड किया गया कि जीएसटी काउंसिल में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस बिल, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका था लास्ट क्लास में। सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सब चीजों के बारे में मार्च 2017 में डिस्कशन हुआ। फिर अप्रैल में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन का जो सेस है ये पास हुआ। फिर मई में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड किया रूल के बारे में कि जीएसटी रूल क्या होता है कि जब भी टाइम टू टाइम चेंजेस होता है ना, वो चेंजेस रूल के थ्रू से आता है। उसके बाद आफ्टर दैट
30 जून 2017 में, 30 जून 2017 में ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में ये पास हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में बाद में पास हुआ ना। फिर 1 जुलाई में जीएसटी लॉन्च हुआ, 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ, फिर 8 जुलाई 2017 में इसको कश्मीर में लागू किया गया। अगर क्योंकि कश्मीर इज ऑलवेज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये बदमाशी करके बीच में पाकिस्तान और ब्रिटिश के बदमाशी के कारण आज ये प्रॉब्लम है। और कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस जो 47 के टाइम पे इंडिया का पावर उनके हाथ में आया था, वही लोग मेनली अपने स्वार्थ के लिए कुछ बदमाशी किया था, तभी जाके ये कश्मीर का इशू आज इशू बन गया। ये कोई इशू था ही नहीं, ना तो जम्मू कोई इशू था, ना ही कश्मीर कोई इशू था। ठीक है, इसको जबरदस्ती एक इशू बनाया गया, इसको जबरदस्ती एक इशू बनाया गया। ओके, थोड़ा होल्ड करना। हेलो हेलो, साउंड आ रहा है? हाँ सर आ रहे हैं। ओके ओके, ओके। तो जो बात मैं कर रहा था, 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में ऑर्डिनेंस में इसको लाया गया। इसके बाद ये जीएसटी का जर्नी इंडिया में चालू हो गया। ठीक है, तो ये एक इशू है। कश्मीर में कब चालू हुआ? ठीक है, पूरा इंडिया में चालू हुआ था 1 जुलाई में, बट कश्मीर में चालू हुआ था 8 जुलाई में। प्लीज ये मैटर को थोड़ा कंसंट्रेट करना। ठीक है, पढ़ते पढ़ते मैं बताते हुए जाता हूँ कि किस पॉइंट पे आप लोग गौर करोगे, थोड़ा इंपॉर्टेंस ही दोगे। ठीक है, तो उस सब चीजों को ना स्टडी के टाइम पे भी ध्यान देना, क्योंकि वही सब एग्जाम का सवाल होने का चांसेस 90% हो जाता है, तो प्लीज ध्यान देना। okay. अब एक बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में देख लेते हैं, या फिर व्हाट इज जीएसटी। Before we proceed with the final nonsense of Indian GST, let us first understand the basic concept of GST. बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर बात करते हैं तो जीएसटी में क्या क्या बात है। सबसे पहला बात, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसका नाम जैसे वैट था ना, तो ये भी एक वैट जैसा ही है, उसी तरह काम करता है, बट थोड़ा इनका अपना फीचर्स है। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स levied on manufacturer sale and consumption of goods and service। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर 10 रुपीज में एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर उसको कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर तुम होलसेलर को इसको सेल करो, फिर होलसेलर को कहा जाता है तुम इसको रिटेलर को दो, फिर रिटेलर को कहा जाता है तुम इसको कंज्यूमर को दो। अब ये 10 रुपए में प्रोडक्ट को बिल्ड करता है, इस पे कहा जा रहा है कि भाई तुम 10% का जीएसटी लगाओ। फिर 10 रुपए का चीज था, उस पर 10% का जीएसटी होके इस प्रोडक्ट का दाम 10 था, लेकिन जीएसटी लगा के हो गया 11। फिर होलसेलर ने 11 रुपया से प्रोडक्ट को लिया, लेकिन उसमें 1 रुपये क्या था, जीएसटी था। फिर ये 11 रुपीज का प्रोडक्ट जो होलसेलर ने लिया, इस होलसेलर ने इस प्रोडक्ट पे अपना वैल्यू ऐड करेगा, है ना। वैल्यू एडिशन का मतलब समझा रहा हूँ। 11 रुपीज का प्रोडक्ट, मतलब सॉरी 10 रुपीज का प्रोडक्ट है, 1 रुपया तो टैक्स है, ये 10% तो टैक्स का पार्ट है। 10% इक्वल्स टू 1 जो टैक्स का पार्ट है। 10 रुपया का 10% ये तो सरकार के घर में जाएगा। अब ये 10 के साथ ये मानो कि 5 रुपया ऐड किया, तो प्रोडक्ट का दाम कितना हो गया अभी 15। फिर इसको बोला गया तुम फिर से इसके ऊपर 10% चलाओ। चलो 10%, 15 का 10% हो जाता है आपका 1.5। ये 1.5 क्या है, ये 1.5 भी टैक्स है। फिर ये 15 का प्रोडक्ट इसने 15 और इसमें हाँ 16.5 में लिया। अब ये 16.5 में कंज्यूमर को इसको मिल गया। ठीक है, तो 10 रुपए का प्रोडक्ट जब कंज्यूमर के हाथ में गया तो 16 रुपया 50 पैसे गया। और 16 रुपीज 50 के अंदर
गवर्नमेंट के घर में जमा कितना गया, 1 रुपया और 1.5 रुपया, दैट मीन्स 2.5। तो अल्टीमेटली ये हर एक सिचुएशन में 10 का प्रोडक्ट पहले गया, 10 का प्रोडक्ट हो गया 15 में, फिर 15 का प्रोडक्ट हो 10 का प्रोडक्ट हो गया 11 में, 11 ने ये 4 रुपया ऐड किया था, और सॉरी यहाँ पर रिटेलर ने भी तो ऐड करेगा, 10 का प्रोडक्ट यहाँ पर 11 में गया था, वैसा मैंने एक ही एडिशन दिखाया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि ये वैल्यू एडिशन हुआ, जो वैल्यू एडिशन हुआ, जैसे यहाँ पर 5 रुपया, यहाँ 1 रुपया, इस तरह से वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ये वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, इसीलिए नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होता है उस पे टैक्स लगाया जाता है, इसलिए जीएसटी भी उसी तरह में वैल्यू एडिशन होता है, फिर उस पर टैक्स लगता है, तो जीएसटी को भी वैल्यू एडेड टैक्स कह सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ ना से जवाब देना। वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, बड़ा फास्ट जवाब आ जाता है। ये डिंकी था क्या या ज्योति था? ओके, जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स, इसको कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ध्यान देना पॉइंट पे। GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer's point of or service provider's point of view up to the retailer's level, consumer's level तक, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain। मतलब जैसे जैसे ये मैं बता रहा था ना, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये जो चेन है हर चेन में इसका मतलब टैक्स लगता है, और इसमें क्रेडिट भी मिलता है। क्रेडिट क्या होता है मैं आप लोगों को लास्ट में समझाया था, जैसे कि क्रेडिट क्या होता है एग्जांपल में समझते हैं कि कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। ऐसे क्रेडिट के ऊपर तो बहुत बात करना है, इसको प्यार से कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, प्यार से कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। होता क्या है, सिंपल सी चीज है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब जीएसटी में अगर आगे जाके जब काम करोगे ना, जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जीएसटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सपोज होलसेलर ने 10 रुपए का प्रोडक्ट था ना होलसेलर के पास, होलसेलर का ये 10 का प्रोडक्ट है, ये जब इसको ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट 10 का, इसने होलसेलर को दिया, इस पे गवर्नमेंट ने बोला कि आप 10% जीएसटी लगाओ, तो ये 10% जीएसटी लगा के 11 रुपया होलसेलर को चार्ज किया। फिर 11 रुपीज इसके ऊपर होलसेलर ने अपना वैल्यू एडिशन किया, तो उसका दाम हुआ 15 रुपया। फिर इस पे इसने 10% का जीएसटी लगा, फिर इसका दाम हुआ 16.5। फिर ये रिटेलर को ये दिया, रिटेलर ने इसको 16.5 के साथ और 4 रुपीज ऐड करने बोला, 4.5 ऐड कर दिया, तो इसका दाम हो गया 21। 21 के ऊपर इसने जब अपना 10% जीएसटी लगाया, तो इसका हो गया 2.1, मतलब 21 और 2.1 कितना हो जाता है 23.1। फिर इस तरह से जब कंज्यूमर के पास जाएगा तो कंज्यूमर बेसिकली 23.10 प्रोडक्ट का दाम पे करेगा। सर इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर ये जो होलसेलर जो है ये इसको कितना टैक्स पे किया था, ये जो मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को टैक्स पेमेंट किया था ना, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितना टैक्स पेमेंट किया था? ये जो 10 का प्रोडक्ट में 10%, ये टैक्स किसने किससे लिया? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से लिया, तो कितना टैक्स था 1 रुपये का टैक्स जो होलसेलर से मैन्युफैक्चरर ने लिया। अब होलसेलर का जब टैक्स पेमेंट करने का टाइम आया, जब इसने वैल्यू एडिशन करके 15 के ऊपर 10%, दैट मीन्स 1.5। अब गवर्नमेंट बोल रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ बैठा है, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ पर झोली भरो, भर दो झोली मेरी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठे बैठे चिल्ला रहा है, बोले जा रहा है कि भर दो झोली मेरी, लेकिन इसका झोली भरने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या बोल रहा है कि 1.5 इससे मांग रहा है होलसेलर से कि टैक्स दो हमको, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग स्टेट भी है, ठीक है। अब ये 1.5 जब इससे टैक्स मांगा जा रहा है होलसेलर से, वो बोल रहा है कि भाई मैं तुमको पहले ही 1 रुपया दे के रखा था मैन्युफैक्चरर के थ्रू से, तो वो 1 रुपीज का मेरा क्या है, क्रेडिट है, वो 1 रुपीज का मेरा क्रेडिट है, इसको कहेंगे इनपुट क्रेडिट। तो 1.5 में 1 का क्रेडिट पहले का दिया हुआ था, तो अभी सिर्फ ये 0.5 ही गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो ये पूरा सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये खेल चलता रहता है।
ये खेल चलता रहता है, ये क्रेडिट का खेल चलता रहता है। और ये जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है ना, मतलब जो लोग जीएसटी कंसल्टेंट या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं, उनको बेसिकली यही सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम पे। आगे आगे इस पे बहुत चर्चा होगा, मैं बस अभी रफ आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया। क्या आप लोगों को क्लैरिटी आया है यहाँ पर? ये इनपुट क्या होता है, इनपुट क्रेडिट क्या होता है, इसका क्लैरिटी आया कि नहीं, इतना बताओ मुझे। मैं अभी क्रेडिट कैसे लिया जाता है, जीएसटी में कैसे काम होता है वो नहीं बताया, मैं बस इतना बताया इनपुट क्रेडिट क्या होता है, ये क्लैरिटी आया कि नहीं बताओ। हाँ सर। ओके तो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट था जो कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट होता है, इसी को ध्यान में रखना पड़ता है और जीएसटी प्रैक्टिस करने के टाइम पे दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर बार्डन बोन्ड बाय फाइनल कंज्यूमर, ये तो मैं बोल के ही रखा था आप लोगों को कि बार्डन हम लोग ही, मतलब जो कंज्यूमर है वही लेते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या कहा था मैंने, हम लोग कौन है, डोंकी है, डोंकी, ठीक है, गधा है हम लोग, जैसे गधा और कोई नहीं, लेकिन ऐसा गधा कि कुछ बोल भी नहीं सकता, सिर्फ चुपचाप सहना पड़ेगा, ठीक है। तो बार्डन बोन्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स, ये तो आप लोगों को मैं चर्चा कर ही दिया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, इस पे ध्यान देना, इसमें सवाल बनता है, इस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कैस्केड का मतलब समझते हो ना, नॉर्मली ये कैस्केडिंग वर्ड यूज किया जाता है वाटरफॉल्स में। कभी अगर झरना या वाटरफॉल्स, ठीक है, जलप्रपात देखे हो, तो वाटरफॉल्स में एक तरह का वाटरफॉल्स होते हैं जिसको कैस्केडिंग वाटरफॉल्स कहते हैं, जहां ना स्टेप बाय स्टेप वाटरफॉल्स आता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा स्टेप बाय स्टेप, तो इसको कहते हैं कैस्केड, ठीक है। तो ये कैस्केडिंग, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। अब हाउ दिस कैस्केडिंग वर्ड यूजेस, since only the value added at each stage is taxed under GST, there is no tax on tax, there is no tax on tax। प्लीज इस पॉइंट पे ध्यान देना, मैं इसमें अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, कॉपी रेडी करना, इस पे एक प्रैक्टिकल बताना है। There is no tax on tax or cascading of taxes under GST system. GST does not differentiate between goods and service and thus the two are taxed at a single rate, ठीक है, एक ही रेट पे दोनों पे चार्ज हो सकता है, लेकिन कैस्केडिंग कैसे काम करता है मुझे वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस पे कैस्केडिंग समझाने के लिए पुराना भैट और अभी का जीएसटी, ठीक है, पुराना जो भैट चलता था और अभी का जो जीएसटी है उस पे क्या अंतर आया वो देखने से आपको समझ में आएगा क्या सच में जीएसटी जो लाया गया इंडिया में ये कितना इम्पैक्टफुल है, और पुराना जो भैट का, सीएसटी का, सर्विस टैक्स का अलग अलग चलता था वो कैसे फंक्शन करता था। ओके, कॉपी रेडी रख सकते हो जैसे जैसे मैं पूछूंगा, लेकिन अभी लिखने का जरूरत नहीं है, मैं अभी समझा रहा हूं, आप लोग समझने में ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि ये जो सम्स मैं अभी दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये केस स्टडीज क्वेश्चन है, दिख रहा है? हाँ सर। okay. ये बाद में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिखने का हड़बड़ी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम लीड टू टैक्स ऑन टैक्स। मतलब मैं पहले ना प्रीवियस में जाऊंगा, प्रीवियस मतलब बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी मतलब आप समझ पा रहे हो ना, प्री जीएसटी एरा, प्री जीएसटी एरा क्या है, मतलब वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, ये सब मिला जुला के होता था, एक्साइज। प्री जीएसटी एरा में बिजनेस इस तरह से फंक्शन करता था, इतना सारा टैक्स लेके, और यही कारण था टैक्स ऑन टैक्स का। सर वो सब छोड़ो, एग्जांपल को एक्सप्लेन करके बताओ ना। ओके, देखो मीट एक्स लिमिटेड, लैपटॉप चार्ज में लगाओ। हाँ लगा दिए। मीट एक्स लिमिटेड एक कार मैन्युफैक्चरर, सही को ध्यान से देखना, एक्स लिमिटेड एक कार मैन्युफैक्चरर है। एक्स लिमिटेड इज ए कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ द प्री एंड पोस्ट जीएसटी टाइम्स। मतलब
ये जो कंपनी है इसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जीएसटी से पहले भी था और जीएसटी के बाद भी है। तो इसमें आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा। ये जो जितना सारा जो जीएसटी से पहले क्या सिस्टम चलता था इंडिया में, दैट मीन्स बिफोर जून 2017, जुलाई 2017, उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स का पैटर्न क्या चल रहा था एक कार मैन्युफैक्चरिंग के कंसेप्ट्स में देखोगे, और जुलाई 2017 के बाद आफ्टर 2017 में क्या हुआ, ठीक है, तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि जीएसटी आने के बाद एक्चुअल में क्या घटा। तो इस गाड़ी कंपनी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके नजर से हम लोग देखें तो हमें शायद समझ में आ जाए। वो एक कहते हैं ना एक गाना कि मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। तो अभी भोली सी सूरत पे नहीं जाना है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नजर से देखना है। It had to deal with multiple taxes and compliance under previous indirect tax regime. So let's try to understand how X Limited paid taxes under the indirect tax system prior to GST. X Limited sold cars to a car dealer in Maharashtra. In one of the transaction under previous indirect tax system, following are the tax levied by the center and state government under the previous indirect tax system. Okay. Central government levied central excise duty. ये तो आप लोग जानते होंगे, है ना, इतना आइडिया है आप लोगों को। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो बेसिकली किस पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। और हम लोगों ने कार मैन्युफैक्चरिंग पे कर रहा है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस पर एक्साइज लगता था ना पहले, ठीक है, अभी भी एक्साइज का काम चलता है, लेकिन अभी धीरे धीरे वो सबको जीएसटी में मार्ज किया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाइड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, ऑफ द महाराष्ट्र लिवाइड वैट और सीएसटी ऑन द सेल्स ऑफ बाइसाइकल्स, ठीक है। अच्छा, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वैट और सीएसटी में वैट और सीएसटी लगाते हैं। अगेन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिवाइड ऑक्ट्रॉय ऑन द एंट्री ऑफ द गुड्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट। ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है जानते हो, ऑक्ट्रॉय जो टैक्स होता था ये बेसिकली एंट्री टैक्स हुआ करता था। आप लोगों के दिमाग में ये चलता होगा कि सर अभी जो चलता है उसी को बदला सीखने से नहीं होगा, पुराना चीज सिखा रहे हो। नहीं सर, ये क्वेश्चन पूछता है कि पुराना सिस्टम और अभी के सिस्टम में क्या अंतर है, तभी तो आपको पता चलेगा कि टैक्सेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या हुआ। और एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो एकदम पुराना जो वैट सीएसटी चलता था वो अभी भी पुराना नहीं हुआ है, अभी भी वैट सीएसटी में काफी सारा कंपनी का काम पेंडिंग है, गवर्नमेंट का डिस्प्यूट तक भी चल रहा है, ये इतना भी पुराना नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका इफेक्ट अभी भी है, अभी भी 5-10 साल चलेगा इसका इफेक्ट। तो देखो, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अच्छा ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स भी लेता था। अब देखो कि इतना सारा टैक्स लेके क्या होता था। एक्स लिमिटेड सोल्ड कार्स टू ए कार डीलर, कार डीलर के पास कार को सेल किया। द फर्स्ट स्टेज इन द सप्लाई चेन इज द वन व्हेन एक्स लिमिटेड सेल्स द कार्स टू ए डीलर इन महाराष्ट्र। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सच सेल। कितना में सेल किया दादा बोलो। বলছি এন্ট্রি ট্যাক্স তো টোল ট্যাক্স नहीं, एंट्री टैक्स इज नॉट टोल टैक्स। टोल टैक्स तो যেটা এতে দেয়া হয়, যেটা হাইওয়েতে গাড়ি দেয় হাইওয়েতে চলার জন্য, ঠিক আছে। এন্ট্রি ট্যাক্স হচ্ছে কি আমার প্রোডাক্ট তুমি আমার স্টেটে এসে সেল করছো, তোমার প্রোডাক্ট, তো তুমি আমার প্রোডাক্টটা তোমার স্টেট থেকে এসে আমার স্টেটে সেল করছো, তার জন্য একটা এন্ট্রি নেওয়ার ট্যাক্স দাও। এটা নরমালি বর্ডারে নেয়, বর্ডারে কোনোদিন যদি একটা বর্ডার থেকে আরেকটা বর্ডারে যাস তাহলে এটা বুঝতে পারবি। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি তাহলে একটু আইডিয়া হবে। কোনোদিন যদি এখান থেকে ওড়িশা যাস, ঠিক আছে, এবং অনেক বর্ডার এরিয়া আছে যেখানে চেকপোস্ট আছে ওখানে হয়, যেখানে চেকপোস্ট আছে নরমালি ওখানে হয়। জামশোলা বলে একটা জায়গা আছে, এই দেখ আমি লিখেছি, দেখ বেরিয়ে গেছে জামশোলা বর্ডার, দেখতে পাচ্ছিস জামশোলা चेक-पोस्ट, ठीक है, हाँ आइडिया मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारा है, लेकिन मैं अपनी तुम लोगों को आसपास में हम लोग यहाँ पर ओडिशा झारखंड बॉर्डर में है इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो जामशोला चेक-पोस्ट में ये दिख रहा है, चेक गेट्स में ट्रक लाइन से खड़ा है, देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बताओ बस इतना। ट्रक लाइन से खड़ा है, दिख रहा है, हाँ ये देखो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये बेसिकली लाइन से इसलिए खड़ा है क्योंकि बेसिकली जो गुड्स लेके ट्रांसपोर्ट में जा रहा है ना, वो जब दूसरा स्टेट में एंट्री लेता है तो उसको वहां पर टैक्स देना पड़ता है, तो चेक पोस्ट में वो एंट्री टैक्स भरना पड़ता था। तो इसमें क्या होता था, एक तो बिजनेस में देरी,
ट्रक लाइन पे लाइन लगा रहता है, ठीक है। ट्रक का जो ओनर है उसका भी लॉस, क्योंकि एक एक ट्रक को देख के छोड़ना काफी टाइम टेकिंग था। अभी ये सब बहुत चला गया और ये जीएसटी का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है। ये जो एंट्री टैक्स या चेक पोस्ट टैक्स जो था ये चला गया, ये जीएसटी का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है, जिसमें मतलब इंडिया का जो तेल का खर्चा, ठीक है, इतना सारा गाड़ी, जो कोई भी कार, जिसके पास भी कार है, ठीक है, जिसके पास ट्रक वगैरह है, वो लोग कभी नहीं चाहता है ना कि उसका ट्रक ना इतना देर तक भी फालतू में खड़ा रहे। वो चाहते हैं कि उसका जितना ज्यादा ट्रिप हो। अगर सिर्फ चेकिंग वगैरह में ही एक दिन पूरा बीत जाता है ना, और सच में ऐसा होता है। अब अगर कभी भी ऐसे चेक पोस्ट में फंस जाते हो तो आपको जरूर पता चलेगा। आजकल तो ये सिस्टम हट गया, लेकिन अगर 5 साल पहले भी अगर आप कहीं पर ऐसे फंसे हो तो आपको पूरा पता होगा कि किस तरह से ट्रक मार्केट में फंस जाते हैं और वो चेक पोस्ट क्रॉस करने में ही 1 दिन 2 दिन लग जाता था। तो इसमें इंडिया का बहुत मतलब लॉस भी होता था। जहां पूरा दुनिया मतलब मोबिलिटी में चल रहा था, उस टाइम पे इंडिया स्लो हो रहा था। स्पेशली डेवलप वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन नेशंस में, वन यूरोप को एक नेशंस बना दिया, जहां यूरोप में हर एक अलग अलग नेशंस है, लेकिन वो पूरा यूरोप को एक नेशन बना दिया। एक कंट्री से दूसरा कंट्री, जर्मन से फ्रांस में जाओ नो प्रॉब्लम, फ्रांस से आप हॉलैंड में जाओ नो प्रॉब्लम, आप इटली से ग्रीस जाओ नो प्रॉब्लम, ठीक है, स्विट्जरलैंड से डेनमार्क जाओ नो प्रॉब्लम। यहाँ पर तो उड़ीसा से झारखंड जाने में प्रॉब्लम, बंगाल से उड़ीसा जाने में प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये रोक टोक हट गया। ओके, चलो पूरा मैथ्स को एक बार देखते हैं। होल्ड इट। देखो, तो कॉस्ट ऑफ द कार कितना है? कॉस्ट ऑफ ईच कार 5 लाख, एक्साइज ड्यूटी 10%, पुराना सिस्टम बता रहा हूँ। 5 लाख पे 10% 50,000, वैट का रेट था 12%, 66,000। डीलर का इनवॉइस कितना में बन रहेगा? 5 लाख 50,000 एंड 66,000। कैलकुलेटर लेके बैठो तो ऑब्वियसली 6,16,000 ही होगा। कुछ गलत होगा तो बताना। नाउ द कार डीलर पेड बोथ एक्साइज ड्यूटी एंड वैट टू एक्स लिमिटेड, है ना। कार का जो डीलर है वो एक्स लिमिटेड को, जो कार को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको दोनों पेमेंट किया। दैट इज एक 50,000 का पेमेंट किया और एक 66K का पेमेंट किया टैक्स के हिसाब से। देन एक्स लिमिटेड डिपोजिटेड द एक्साइज ड्यूटी एंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स लिमिटेड क्या करेगा? एक्स लिमिटेड का काम क्या होगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज पेमेंट करेगा, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम है, और स्टेट गवर्नमेंट को वो वैट पेमेंट करेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जिस स्टेट से वो बिजनेस को करने जा रहे हैं, मतलब जहां प्रोडक्ट को वो पहुंचा रहा है, बेसिकली जिस स्टेट से प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है तो उस स्टेट को मिलता था, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट है, जिसके स्टेट से सेल होता था उसको मिलता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एंड वैट विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये हो रहा है। अब कार डीलर सेल्स टू एंड कंज्यूमर। अब कार डीलर इसको क्या करेगा? एंड कंज्यूमर को सेल करेगा। एंड कंज्यूमर मतलब आप लोग समझ जा रहे हो ना, हम लोग जो बेसिकली कार को परचेस करते हैं। अब इसके हाथ में क्या हालत है देखो, कार डीलर जब इसको परचेस करते हैं, सेकंड स्टेज इन द सप्लाई चेन इज द वन वेयर द कार डीलर सेल्स द कार्स टू द एंड कंज्यूमर्स। 5,50,000 का कॉस्ट ऑफ द कार डीलर, 5,50,000 ना कॉस्ट ऑफ द कार प्लस एक्साइज ड्यूटी मिला के डीलर के लिए, कॉस्ट ऑफ द कार और एक्साइज ये दोनों मिला के 5,50,000। और डीलर का मार्जिन, डीलर अपना मार्जिन भी तो लगाएगा। डीलर का अपना मार्जिन कितना है? 10% का मार्जिन लगाया। मार्जिन मतलब वैल्यू एडिशन, वो एक कार पे अपना 10% का मार्जिन रखा है यहाँ पर, तो 55,000 का, और उसके ऊपर वो वैट लगाएगा। वैल्यू एडिशन हुआ ना तब तो वैट लगाएगा, जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा वैट नहीं लगा सकता। 5 लाख प्लस 50K ये एक्साइज है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। ये 5 लाख का है, ये कार का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब इस पे जो डीलर है वो अपना मार्जिन रख रहा है, अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है, दैट इज 10%, तो वो हो जा रहा है 55K। अब टोटल जो अमाउंट हो रहा है इसके ऊपर वो लगाएगा 12% का वैट, फिर जाके वैट चार्ज होगा। तो वैट का 12% लगाया तो कितना होता है? 5,50,000 पे 55,000, फिर उस पर उसका 12%, मतलब 6,05,000 पे 12%, 6,05,000 पे 12%, तब जाके होता है आपका करीब करीब 72,000। ऐसे ही कुछ हो रहा है ना?
5,50,000 प्लस 72,600 72,600 यहाँ पर। अच्छा थोड़ा मिस्टेक है ना कैलकुलेशन। 5,50,000 प्लस 55,000 इंटू 12% कितना बताया? 72,600 बोले ना? 72,600 72,600 ठीक है। तो इनवॉइस कितने का बन जाएगा? देखो तो इनवॉइस कितने का बन जाएगा, ये सबको जोड़ो ना। 5,50,000 प्लस 72,000 नहीं, 5,50,000 प्लस 55 प्लस 72,000 कितना हो जाता है? 72,600 इतना होता है 6,77,600 इतने का इनवॉइस बन जाएगा। हाँ ये कौन देगा? ये कंज्यूमर देगा। समझ में आया? ये पहले होता था, लेकिन पहले का समझोगे तो अभी का समझने में कोई मुश्किल नहीं है। जीएसटी थोड़ा आसान है। पुराना डिस्प्यूटेड केस जो चल रहा है ना, वो इसी के आधार पे चल रहा है। ओके अब देखो पूरा का पूरा स्टोरी ध्यान से देखो। नाउ व्हेन द कार डीलर sells the car to the end consumer, he takes cost of the car plus excise duty as the total cost of the car. He then add his dealer margin to the total cost to reach a sales price, and finally on the sale price he charges value added tax to work out the invoice price for the end consumer. ये तो हम लोगों ने देखा। This was the scenario under previous indirect tax regime. If you look carefully, the car dealer, ध्यान से देखना हम क्या बताने जा रहे हैं कि पुराना सिस्टम में टैक्स ऑन टैक्स होता था। टैक्स ऑन टैक्स मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब एक बार टैक्स दिया फिर उसी टैक्स पे टैक्स लगाए। कैसे? 5 लाख का कार डीलर प्राइस में टैक्स ऐड करके फिर उसके ऊपर टैक्स लगता था। एग्जैक्टली हाँ 5 लाख कार डीलर का है कॉस्ट, फिर उस पे 50,000 का एक्साइज एंड हिज टोटल कॉस्ट टू व्हिच ही एड्स हिज डीलर मार्जिन टू गेट हिज सेल प्राइस 6,05,000। मतलब पहले तो ऑलरेडी 5,05,000, यहाँ पर देखो ना ये 5,05,000 तो ऑलरेडी, सॉरी ये 5,50,000 ये ऑलरेडी टैक्स था, ये ऑलरेडी टैक्स था, यहाँ पर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड था। फिर इसी के ऊपर फिर से उसने मार्जिन ऐड किया, फिर उस पर टैक्स किया। मतलब ये तो क्या हो गया? देखो ये तो मतलब लॉजिकल नहीं है ना। अब टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लगा के फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। अगर ये सिंपल ऐसा होता कि 5 लाख प्लस वो अपना मार्जिन ऐड करता, उस पर टैक्स लगाता तो मतलब समझ में आता। लेकिन आप एक बार टैक्स लगा रहे हो, फिर उसी टैक्स के ऊपर फिर से वैल्यू ऐड करा रहे हो, फिर उस पर तुम टैक्स लगा रहे हो, तो ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो गया? तो ये है कैस्केडिंग इफेक्ट और इसका कोई मतलब नहीं है, इलॉजिकल है। तो यही होता था टैक्स ऑन टैक्स का प्रॉब्लम। अब जीएसटी में देखोगे ना तो पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि सर अभी क्या डिफरेंस आ गया, अभी क्या डिफरेंस आ गया। देखो यहाँ पर जो हुआ है एक बार देखो तो 6,05,000 a VAT amount to 72,600 is further added to this sales price, leading to the end consumer to pay tax on tax, that is वो cost पे excise दिया, फिर उस पे margin दिया, फिर उस पे VAT दिया। इस पे ध्यान देना। हाँ cost पे excise दिया, फिर उस पे margin लगाया, फिर उस पे VAT लगाया। This is what is called the cascading tax effect. Important है cascading tax effect क्या है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, with example। तो ये इसके लिए एग्जाम्पल है। With excise duty included in the cost of the car dealer to which he adds his margin as well as VAT amount, the tax on tax effect tends to increase the price of the goods under question for the end consumer. मतलब एक कंज्यूमर सरकार के टैक्स के ऊपर क्यों टैक्स देगा? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये इतना दिन से चल ही रहा था, किसी ने इसके बारे में उतना सोचा नहीं, सोच तो रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब देखो तो ये चैलेंजेस क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस टैक्स रेजिम में क्या क्या चैलेंजेस हो जा रहा था, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स अंडर जीएसटी में क्या हो रहा है। क्या पुराना सिस्टम समझ में आया? हेलो, ओल्ड सिस्टम का जो वैट, जीएसटी और एक्साइज का पैटर्न समझ में आया? हाँ सर। ओके अब आप लोग देखो कि जीएसटी में क्या हो रहा है। लेट्स कंसिडर द सेम एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस द सेम थिंग इन द जीएसटी। X Limited the car manufacturer sells the car dealer. Okay, cost of the car कितना था? 5 लाख का कार था। सेंट्रल जीएसटी है 11% का, मतलब सीजीएसटी है 11% का 55,000। और आप लोगों को पता है कि जब भी जीएसटी कुछ भी लगता है, अगर 18% होता है तो वो हम लोग 9 में बांट देते हैं।
अगर 22% होगा तो 11-11 में बांट देंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 22 मान के चला, तो 22 अगर होगा तो 11-11 हो गया, तो SGST हो गया 55,000। तो डीलर का इनवॉइस कितना हो गया? 6,10,000। नाउ the car manufacturer charges only GST on the sale of cars to the car dealer, then he collect tax from the car dealer and deposit it with the respective government. Furthermore, ध्यान देखना, he collect the then he collect tax on the furthermore the tax amount so collected is divided between say CGST and SGST. अब कार डीलर से जब एंड यूजर के पास जाएगा, अब कार डीलर से एंड यूजर के पास जाएगा, एंड यूजर मतलब हम लोग जो कंज्यूमर है, जो इसको कंज्यूम करते हैं, उसका क्या खेल है? डीलर का कॉस्ट कितना है? द सेकंड स्टेज इन द सप्लाई चेन, ये सेकंड स्टेज है ना, जब लास्ट स्टेज मतलब जो कंज्यूमर के पास जाता है ना, सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज इन द सप्लाई चेन इन द वन वेयर द कार डीलर सेल्स द कार्स टू द एंड कंज्यूमर। डीलर का कॉस्ट कितना? 5 लाख का। देन डीलर मार्जिन कितना है? डीलर का मार्जिन है 10%। मानो कि डीलर ने 10% रखा, तो 5 लाख पे 10% कितना हो जाता है? 5,50,000। सेल्स प्राइस कितना होगा? 5,50,000। यही हो जाएगा सेल प्राइस मार्जिन लगा के, है ना, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। CGST 11% हो जाता है 65,000, देख लेना कैलकुलेट करके, इस पे ऐड करके देख लेना 60,500। तो अल्टीमेटली इनवॉइस प्राइस 6,71,000 हो रहा है। मुझे थोड़ा बताना कैलकुलेट करके, क्या 6,71,000 हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, मतलब एक एंड कंज्यूमर के हाथ में दाम हो गया 6,71,000। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखो, thus under GST the end user is bound to pay 6,71,000 sales price plus GST. So let's compare previous tax regime with GST system, मतलब पुराना VAT CST का सिस्टम और अभी का GST. As we can see, all the stakeholders in the supply chain suffered under the previous indirect tax regime. However, under GST only the end consumer bears the burden of tax. पुराने में सबको सफर करना पड़ता था, पर GST में सिर्फ कंज्यूमर सफर करता है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है इसका? बेनिफिट ऑफ जीएसटी टू दी मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट मिला? ठीक है, ये बहुत अच्छा केस स्टडीज है, अगर आप समझ पा रहे हो तो इसी से आप जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक केस स्टडी से आपको पूरा जीएसटी का आइडिया मिल जाएगा। अब इस पे मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट मिला? तो मैन्युफैक्चरर का बेनिफिट ये है कि मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड चार्ज मल्टीपल टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। ना तो उसको पेमेंट करना पड़ा एक्साइज ड्यूटी, है ना तो उसको एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करना पड़ा, ना तो उसको वैट कलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि कलेक्ट और पेमेंट इसी में तो झमेला। अगर यहाँ पर आज मोहितोष नहीं है या फिर सोइकोत है, सोइकोत को पता होगा। सोइकोत, आर यू देयर? सोइकोत सर, हाँ सर बोलছি सीएसटी कलेक्ट करना, मतलब जीएसटी कलेक्ट करना, जीएसटी पेमेंट करना, इसी में तो मेनली झमेला होता है ना। हाँ सर। हाँ, मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए तुमसे अलग से एक अकाउंटेंट, एक जीएसटी कंसल्टेंट रखना पड़ता है। प्रॉपरली टाइम पे अगर पेमेंट ना हो तो फिर उसके लिए एक पेनल्टी का भी प्रॉब्लम आ जाता है। पर डे वाइज पेनल्टी चार्ज, पर डे वाइज पेनल्टी। तो ये जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर शॉर्ट आउट हुआ मैन्युफैक्चरर के लिए, ओके सोइकोत ठीक है, म्यूट कर ले। यहाँ पर जो प्रॉब्लम अराइज हुआ मैन्युफैक्चरर के लिए, दैट इज सॉरी, जो बेनिफिट हुआ कि उसको ना तो एक्साइज पेमेंट के लिए झमेला लेना पड़ा और ना ही कलेक्ट, मतलब जो वैट वो कलेक्ट करके पेमेंट करता था स्टेट गवर्नमेंट को, एक्साइज देना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैट देना पड़ता था उसको कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को। ये दोनों झमेला से वो मुक्त हो गया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम दूर। अब बेनिफिट ऑफ जीएसटी टू द डीलर, मतलब जो हम लोग जिसको हम लोग होलसेलर के नाम से जानते हैं, इसका प्रॉब्लम किस तरह से हटा ये थोड़ा देखो। The car dealer paid following indirect tax under previous indirect tax। जैसे वो क्या क्या पेमेंट करता था? एक्साइज पेमेंट करता था, मतलब इसके लिए एक अलग सिस्टम, एक अलग हिसाब किताब, अलग कैलकुलेशन। जो भी चार्ज लेता था वो एक्साइज का अलग, मतलब जो अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट को रखना पड़ता था, उसको अलग से एक्साइज का पेमेंट देना पड़ा, फिर वैट का हिसाब के लिए अलग पेमेंट देना पड़ा, ठीक है, ऊपर से उसको भी अलग से देखना पड़ता है। टोटल कितना टैक्स दिया? 1,16,000। लेकिन जीएसटी में उसने कितना पेमेंट किया?
जीएसटी में पेमेंट कितना किया, देखो आप लोगों के सामने एकदम क्लियर कट दिया हुआ है। जीएसटी में देना पड़ा 55,000। आप एक बार सम्स फिर से मैं दिखाऊंगा तो आपको फिर से दिख जाएगा 55,000 एंड 55,000। यहाँ पर फिर से दिखाता हूं मैं, ये देखो okay, 55,000 एंड 55,000, यही तो मेनली दो देना पड़ेगा इसको डीलर को। तो अल्टीमेटली वो कितना पेमेंट कर दिया, 1,10,000। पहले देना पड़ता था 1,16,000, अभी देना पड़ रहा है 1,10,000। सिंस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल अंडर जीएसटी, द इनपुट टैक्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू ऑफसेट द टैक्स पेबल ऑन आउटपुट। अच्छा ये चीज मैं बता दूं, ये आईटीसी का जो बेनिफिट मैं स्टार्टिंग में आईटीसी में बता रहा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट ये वैट में भी मिलता था, ठीक है, ये वैट में भी मिलता था। तो ये इनपुट टैक्स का जो भी बात है ये तो जरूर मिलेगा, चाहे वो वैट में रहो आप और या फिर आप जीएसटी में आ जाओ। तो अल्टीमेटली देयरफॉर इफेक्टिव जीएसटी पेड, इफेक्टिव जीएसटी कितना पे करना पड़ा, paid by the dealer to the government will be the difference between GST on output and GST paid on input. Thus effective GST 60,500 plus 60,500 minus 55 plus 55. That means जब परचेस हुआ था उस टाइम पे ये जीएसटी पेमेंट हुआ था और जब सेल हुआ था तब इसका, मतलब एक आउटपुट का और एक इनपुट का, ठीक है। इनपुट मतलब बेसिकली क्या, परचेस, मतलब जो परचेस के टाइम पे इतना हुआ था और सेल करने के टाइम पे इतना कलेक्ट हुआ था। तो कलेक्ट जितना हुआ और जितना पेमेंट उस टाइम पे वो पेमेंट किया था उससे माइनस कर देगा। तो अल्टीमेटली सरकार को मिला 11,000। ओके, एंड यूजर को क्या हुआ बेनिफिट, एंड यूजर को कोई बेनिफिट हुआ क्या, बेनिफिट ऑफ द जीएसटी टू द एंड यूजर, मतलब कंज्यूमर प्राइस पेड अंडर इनडायरेक्ट टैक्स में वो कितना पेमेंट कर रहा था, आपको याद होगा एकदम स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाला जो कैलकुलेशन था दैट इज 677,600, लेकिन प्राइस अंडर जीएसटी में दाम कितना हुआ 6,71,000। टोटल प्राइस का डिफरेंस कितना हुआ 6,76,600। इसका मतलब जो कंज्यूमर या कस्टमर है उसका जो पेमेंट था, उसका जो एक्सपेंस था वो कम हुआ, क्योंकि अलग अलग स्टेज में जो टैक्स ऑन टैक्स होके दाम बढ़ जाता था वो वहां यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। बताना प्लीज, कैलकुलेशन समझ में आया हाँ सर। सबको, डिंकी हाँ सर। समझ में आया ना, पुराना जो हाँ वैट सर। जीएसटी का सिस्टम और अभी का जो जीएसटी का जो पैटर्न है इसमें ये फर्क आया, इसमें ये फर्क आया। और एक चीज में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे जितना डिपार्टमेंट आप ओपन करके रखोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट अगर रखोगे ना ऑर्गेनाइजेशंस पे, जैसे सिंपल है, अगर आप एक्साइज के लिए एक डिपार्टमेंट रखते हो, ठीक है, आप वैट के लिए एक डिपार्टमेंट रखोगे, आप सीएसटी के लिए एक डिपार्टमेंट रखोगे, आप सर्विस टैक्स के लिए एक डिपार्टमेंट रखोगे, ठीक है, आप एंट्री या ऑक्ट्रॉय के लिए एक डिपार्टमेंट रखोगे, तो इतना सारा डिपार्टमेंट को मैनेज करने में भी तो काफी खर्चा, उसमें भी गवर्नमेंट का एक्सपेंस। ऊपर से अगर सिर्फ एक्सपेंस का ही बात नहीं, सबके साथ सबका एक सिंक मेंटेन होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो होता ही नहीं है इंडिया में। एक तो इंडिया डिजिटली प्रॉपर डिजिटल नहीं है, इंडिया बहुत खराब हालत में है। इंडिया का डिजिटल पैटर्न अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो बहुत पीछे हैं, अमेरिका या यूरोपियन नेशंस को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी अभी तक मतलब फाइल के अंदर छुपा रहता है। हाँ, चाइना जैसा कंट्री तो इतना आगे निकल गया कि वो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो फिंगरप्रिंट या रेटिना से कर लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुम एक बिजनेस को रजिस्टर करने जाओ तो सबसे पहले कोई पैसा खा के निकल जाएगा, कोई पार्टी बोलेगा कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा, ऐसा हालत है। तो एक तो सिंक्रोनाइजेशन का सिस्टम है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक के साथ एक का लिंक होना मुश्किल है। जो चीज हम लोग जीएसटी में कवर करने का कोशिश कर रहे हैं अभी भी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग का डिजिटल पैटर्न उतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी पूछो, जैसे सोइकत करता है, मोहितोष करता है, इनको भी पूछो तो वो भी बता देगा कि अभी भी प्रॉब्लम फील है, अभी भी हिसाब किताब में दिक्कत है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, क्योंकि जो लीगल प्रॉब्लम था, जो एज पर प्रोविजंस का जो प्रॉब्लम था वो जीएसटी सॉर्ट आउट कर चुका है। बस अभी इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब सोच सही है बट अभी भी इम्प्लीमेंटेशन वाइज अगर देखा जाए अभी तक नहीं कर पाया, इट्स टेक टाइम। लेकिन उसके लिए मतलब नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, जानते हो ना, जैसे
नॉर्मली ये सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर इंडिया में किसी के पास रहता है, दैट इज चार्टर्ड के पास होता है, सीएमए के पास होता है, या सीएस के पास होता है, ठीक है। और साथ में जो आईआरएस वगैरह होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जो लोग रहते हैं, ऐसा लोगों के पास नॉर्मली ये सब नॉलेज रहता है। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नॉर्मली काम करते हैं उनको। अब पॉइंट क्या है, सिर्फ सीएमए बनने से ही नहीं होगा। ओनली सीएमए इज नॉट एनफ। आपके पास नॉलेज तो है सब्जेक्ट का, लेकिन करंट जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो वर्ल्ड में जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, डिजिटाइजेशन, डिजिटल पैटर्न, आईटी पैटर्न, इसमें इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अभी अच्छा नहीं कर सकता। तभी तो हम लोग बाहर का स्मार्टफोन यूज करते हैं, बाहर का कंपनी का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये सब पैटर्न को टेक्नोलॉजिकली यूज करने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना, मतलब किसको चाहिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज? अरे आप लोगों को ही चाहिए। इसके लिए अलग से अगर आप इंजीनियर को बोलोगे ना, सबसे पहला बात, इंजीनियर को कॉमर्स का बात समझ में नहीं आता, फिर कॉमर्स के साथ इंजीनियर का टीम को मिला के कोशिश चल रहा है। लेकिन अगर यही चीज कॉमर्स वाले बच्चों के साथ भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी उनको अगर मिल जाता है ना, जो इंस्टीट्यूट कोशिश करता है, इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया तो जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये और जोर से होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी जहाँ अपग्रेडेशन हुआ है, वहां तक अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पाया। मतलब अगर हम डेवलप कंट्री के साथ लड़ना चाहते हैं, अपना इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, उस हालत में नहीं गया। लेकिन फिर भी पुराना सिस्टम से न्यू सिस्टम में एक आया, यही बहुत बड़ा है। 2000 से 2017 लग गया 2000 से 2017 लग गया सिर्फ जीएसटी आते आते। अब इसको डिजिटल और टेक्नोलॉजिकली डेवलप होने में, टेक्नोलॉजिकली है, पर टेक्नोलॉजिकली जो वो डेवलपमेंट होने पे और 17 साल लग जाएगा क्या? 17 ईयर्स मोर। आई होप कि 2030 में जाके कुछ हो जाए, ठीक है। फिर भी हम लोग रास्ते में चल तो पड़े हैं। इतना समझ आ रहा है कि किस तरह से जीएसटी आने के बाद टैक्सेशन सिस्टम, जो सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्निंग का जगह है, वहां क्या डेवलपमेंट हो सकता है और क्या डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, आई थिंक ये जो एग्जाम्पल था, ये काफी आप लोगों का दिमाग में जीएसटी के ऊपर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, शायद क्लियर कर रहा है। ओके, इंडिया में जीएसटी का नीड क्या है, ये मैं और क्या बताऊँ आपको। ये एग्जाम्पल जो था, इससे ही हम लोगों को पूरा क्लैरिटी हो रहा है कि नीड क्या है। तो ये सब जो छोटा छोटा थियोरेटिकल पार्ट है, आप लोग थोड़ा सा रीड करना। हाँ, ये मैं आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग अगर थोड़ा गो थ्रू करोगे तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डेफिशिएंसीज इन द वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, जो मैंने ऑलरेडी बात कर चुका कि वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या डिफिशियंसीज था, ठीक है। और चलो, उसमें एक पॉइंट इधर बाकी रह गया, मैं एक बार बोल ही देता हूँ। यहाँ पर मैं नोट करके रखा था। सर इस वाले क्वेश्चन का ना पीडीएफ शेयर कीजिएगा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली पीडीएफ शेयर करूंगा। इसीलिए तो मैं लिखने नहीं दिया, क्योंकि मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग कॉपी में इसको आराम से नोट डाउन कर लेना। चैलेंजेस, मतलब प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम में चैलेंजेस क्या था, मतलब यही वैट का प्रॉब्लम है, जो किताब में भी थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ है, जो मैट है। यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट किया इसको। ये सब नोट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, एकदम पीडीएफ में ही मत रख लेना प्लीज। फॉलोइंग द चैलेंजेस फेस बाय द स्टेक होल्डर्स इन द सप्लाई चेन। देखो क्या क्या प्रॉब्लम था। द कार डीलर कुड नॉट टेक इनपुट क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, पेड ऑन परचेस ऑफ द कार। इसको क्रेडिट नहीं मिलता था। जो कार का डीलर होता था उसको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलता था पुराना वैट सिस्टम में। देयर वाज नो क्रॉस यूटिलाइजेशन फैसिलिटी बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, मतलब हम लोग क्रॉस यूटिलाइजेशन फैसिलिटी नहीं देख सकते थे। दिस मीन द टैक्स पेड ऑन इनपुट गुड्स कुड नॉट बी यूज्ड टू सेट ऑफ टैक्सेस पेबल ऑन आउटपुट सर्विस एंड वाइस वर्सा। मतलब जो गुड्स हम लोग परचेस करने के टाइम पे किए थे, हमेशा सेल करने के टाइम पे उसी गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता था। या फिर ऐसा मानो कि अगर किसी ने वैट से कोई परचेस किया महाराष्ट्र से, तो वैट लगता था। और अगर वही चीज अगर वो दूसरा स्टेट से लाता, महाराष्ट्र के अंदर करता तो वैट, लेकिन अगर दूसरा स्टेट, शायद वो वेस्ट बंगाल से प्रोडक्ट को मंगवाता तो उसको सीएसटी पेमेंट करता था ना। तो वैट और सीएसटी में ना कम्युनिकेशन होता नहीं था, इस पे आईटीसी नहीं मिलता था। वैट के साथ सीएसटी का क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं होता था, तो सेट ऑफ का प्रॉब्लम काफी था।
कार्ड डीलर कुड नॉट यूज एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन इनपुट सेट ऑफ द वैट। एक्साइज ड्यूटी के साथ वैट का सेट ऑफ नहीं होता था। एज ए रिजल्ट द इनडायरेक्ट टैक्स इज द मेन मल्टीपल टैक्सेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स, मल्टीपल टैक्सेस फॉर डीलर्स इन द सप्लाई चेन टैक्स एंड फॉर द एंड यूजर के लिए क्या हो जाता था, दाम बढ़ जाता था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ जीएसटी, ये तो मैंने बात कर ही चुका। मतलब बेसिकली मैं जो पहले ही बोल रहा था कि सिंक नहीं था एक के साथ दूसरे का, जो एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए था, वो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर ना होने के कारण ना तो आईटीसी क्लेम कर सकता था, ना तो बेनिफिट प्रॉपरली मिलता था। वही वाला प्रॉब्लम यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा बोला है, तो प्लीज आप लोग इसको एक बार गो थ्रू जरूर करना, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज भी बताया कि जीएसटी अ क्योर फॉर ईल्स फॉर एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजम, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना, गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, बताया था, वन नेशन वन टैक्स, क्रिएटिंग वन इकोनॉमिक इंडिया, फ्लिप टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, जो अभी और बात चल रहा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के गवर्नमेंट का, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। इसके बारे में मैं शेयर के क्लास में चर्चा किया, आप लोग अगर देखना चाहते हो शेयर का वो क्लास आप लोग यूट्यूब में मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत में मेरा शेयर का पहला या दूसरा क्लास में आपको मिल जाएगा। आत्मनिर्भर भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने कुछ बताया, अगर आप थोड़ा जानना चाहते हो डिटेल्स में आप लोग देख सकते हो उसको। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसी के बारे में सरकार बार बार चर्चा कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना है, उसके लिए जॉब बिजनेस बनना बहुत जरूरी है, उसके लिए बिजनेस बिल्डअप होना बहुत जरूरी है, उसमें आत्मनिर्भर भारत का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बॉस बोला तो है, अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो तो समय ही बताएगा, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बोला है कुछ तो होगा, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ। ओके, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इसका फ्रेमवर्क क्या था, ड्यूअल जीएसटी, ठीक है, बेसिकली फ्रेमवर्क में ही है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईटीजीएसटी ये किस तरह से बनेगा, ठीक है, इसमें बात है कि ये ड्यूअल जीएसटी। अब ये ड्यूअल जीएसटी का मतलब यही हो गया ना कि जैसे जब जीएसटी आता है, इसमें मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, आज मैं इसको छोड़ देता हूँ कि ये जीएसटी का जो शेयर है, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा आइडिया दे के शेयर कंप्लीट करूंगा क्लास को। जैसे एक गुड्स है, ठीक है, एक गुड्स है, आप एक स्मार्टफोन जो भी मानो, एक स्मार्टफोन है या गुड्स है, उसमें 18% जीएसटी तय हुआ। अब सवाल ये था कि ये 18% का जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, बोल रहा है 19%, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है 9%, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जाएगा, फिर वहां से दोनों को मिलेगा। अब कौन किसको किस तरह से रेमिटेंस करेगा, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर पहुंचता है टैक्स का कलेक्शन तो वो स्टेट को कैसे रेमिट करता है, या स्टेट के पास पहुंचता है तो स्टेट किस तरह से स्टेट सेंट्रल को रेमिट करता है, इसमें थोड़ा झमेला था। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए था, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है या फिर किस तरह से वो सिस्टम को बनाया गया है, उस पर मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, ठीक है। इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर वगैरह है इसमें, उस पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। आई होप कि आपको काफ़ी आइडिया मिला। इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है करीब करीब। नेक्स्ट क्लास में पूरा इंट्रोडक्टरी का जो भी और बाकी कुछ इधर उधर का पॉइंट है मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको पूरा समझने में काफ़ी आसानी होगा। आप लोगों के पास सबके पास मैट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर किसी के पास नहीं गया मुझे एक बार व्हाट्सएप में पिन करना, मैं स्टडी मैट शेयर कर लूँगा। और ये आज जो मैं PDF शेयर किया आप लोगों के साथ, ये जो सम्स बताया वो भी मैं शेयर कर लूँगा। एक मिनट रुकना, मैं एक बार आता हूँ सामने।